वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 28 कर रहे हैं जो कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग को डील करता है। तो हम इसमें 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। पहले बेसिक रूल जो कि ये कहता है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ऐसे एग्रीमेंट उस एक्सटेंट तक वॉइड होंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे वो कौन से सर्कमस्टांसेज हैं जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होते। फिर हम इसकी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड 2 एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, एक आर्बिट्रेशन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डिस्प्यूट और फिर आर्बिट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। फ्यूचर डिस्प्यूट वो जो फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं और ऑलरेडी अगर दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है तो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स हैं। तो इन 4 पॉइंट्स पर वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक रूल की बात करते हैं। बेसिक रूल है कि एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा होगा। रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल और which limits the time within which he may thus enforce his right is void to do that extent। तो कौन सी चीज बेसिकली वॉइड है? अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके बात करें तो बात यह है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी के लीगल प्रोसीडिंग के राइट को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो भी वॉइड होगा, और या उसके लिए टाइम को लिमिट कर देते हैं जिसमें वो केस कर सकता है तो वो भी वॉइड होगा। अच्छा, एक जो है लिमिटेशन एक्ट भी है पाकिस्तान में एप्लीकेबल और दुनिया के कई कंट्रीज में ये एप्लीकेबल होता है। तो उसमें भी टाइम को लिमिट किया जाता है कि आप किसी मामले पे जो है कोर्ट में जो सूट फाइल कर सकते हैं वो इतने टाइम के अंदर कर सकते हैं, 3 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, वट। डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट है। तो वो तो लॉ अपनी जगह पर मौजूद है, वो एप्लीकेबल है। खुद उससे कम अगर टाइम कोई पार्टी सेट करती हैं तो वो वाइड होगा। तो इन शॉर्ट 2 चीजें वॉइड हैं, जहां पर आप किसी के लीगल प्रोसीडिंग के राइट्स को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर दें या टाइम जिसके अंदर वो अपने राइट को इन्फोर्स कर सकता है उसको लिमिट कर दें। तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा टू दैट एक्सटेंट, यानी उसका वो वाला पोर्शन वाइड होगा और जो बाकी उस कॉन्ट्रैक्ट में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक क्लास थी कि जी हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो बाकी एग्रीमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। सिर्फ एग्रीमेंट का इतना हिस्सा जो है वो वाइड होगा जिसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। बाकी जो एग्रीमेंट के अंदर गुड्स देनी थी, पैसे लेने थे, वो सब इन्फोर्सेबल है और वो अप्लाई होगा। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर। अब ये एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की बाय एनी पार्टी, नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट। अब ये तो सिंपली सीधे सीधे अगर देखें तो कोर्ट में जा ही नहीं सकते, तो ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है और इस एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये एग्रीमेंट वाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। आजम गिव्स बाबर ₹1000। आजम गिव्स बाबर ₹1000 एज अ लोन फॉर 1 year एंड एग्रीज दैट इफ बाबर फेल्स टू रिटर्न द लोन आजम मस्ट सू विद इन 2 years, यानी जो ड्यू डेट है उसके 2 years के अंदर केस करना है। ऑल्दो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर लॉ ऑफ लिमिटेशन इज 3 years। तो लॉ में जो लिमिटेशन है उससे भी आप कम पीरियड कर रहे हैं, तो ये वाला रूल अप्लाई हो गया कि टाइम लिमिट हो रहा है। टाइम लिमिट हो रहा है तो अब लिखा हुआ है अदरवाइज बाबर विल नॉट बी लायबल। तो ये तो आप टाइम को लिमिट नहीं कर सकते। टाइम को लिमिट करेंगे तो उस एक्सटेंट तक एग्रीमेंट वाइड होगा। इसलिए ये एग्रीमेंट भी वाइड है क्योंकि ये टाइम को लिमिट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन की एग्जांपल आ गई और दूसरी एग्जांपल आ गई टाइम को लिमिट करने की। अब ये तो हो गया बेसिक रूल। अब इनकी डिफरेंट एक्सेप्शंस पर चलते हैं। सबसे पहली जो एक्सेप्शन है वो उन सिचुएशंस को हमने अंडरस्टैंड करना है जो कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किन किन सिचुएशन में लीगल प्रोसीडिंग थोड़ी सी रिस्ट्रेंट तो हो रही होती हैं लेकिन एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं हो रही होती। तो वो 2 सिचुएशन हैं। द फॉलोइंग आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। नंबर 1, एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट ऑफ लॉ। यानी पार्टीज ये एग्री करती हैं कि कोर्ट में केस जाएगा। वो कहते हैं कि पहली कोर्ट जो फैसला कर देगी ना, हम ये एग्री कर रहे हैं कि हम उस फैसले को मान लेंगे, हम आगे अपील में नहीं जाएंगे। तो देखें
इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर तो लीगल प्रोसीडिंग रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही ना, एक कोर्ट में तो जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। पार्टीज इस तरह का एग्रीमेंट इस वजह से कर लेती हैं ताकि टाइम बचे दोनों का, और वो मुसलसल अपील में ना चले। वरना कई मरतबा क्या होता है कि आपका जो है ना एक बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला होने के बाद आप उसके बाद उससे ऊपर चले गए हायर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसके बाद उससे आप चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम पार्टीज का ज़ाया हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो भी मसला होगा वो जो कोर्ट डिसाइड कर देगी वो फाइनल होगा, हम आगे अपील में नहीं जाएंगे, उससे ऊपर की कोर्ट में अपील के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, ऐसा एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज सेलेक्ट वन कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन टू कोर्ट्स इक्वली कंपिटेंट। अब बाज़ एक मामला होता है आपका बैंक के साथ, तो वो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, बैंकिंग कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, या आपका किसी अपने एक ऐसे पर्सन के साथ मामला हुआ है जिसका जो बैंकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आप बैंकिंग कोर्ट में भी जा सकते हैं और मे बी हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। तो जहां आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कोर्ट्स में जाने की, या एरिया वाइज होता है कि दो लोग जो डील कर रहे हैं आपस में वो दो मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इनमें से हम एक कोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो किसी एक कोर्ट को सिलेक्ट करना टू कोर्ट्स में से, वो भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर तो कोर्ट में जाना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं ना, दो में से एक ऑप्शन फिक्स कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी रहे, और फिर इस मामले पर पार्टीज जो हैं वो आपस में ना उलझ रही हों कि जी किस कोर्ट में मामला जाएगा किस में नहीं जाएगा। वो पहले से आपस में कम से कम इस बात पर एग्री कर रही हैं, और फिर उसी कोर्ट में दोनों पार्टीज मामला लेकर जाएंगी। अच्छा, अब इन दोनों सिनेरियोज की जो है हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। A deal contracts to sell books to Naeem. In case of dispute, they decide that the matter shall be taken to district civil court as per law, but no party shall appeal against the decision to high court. अब अगर यहां पर आप नोटिस करें कि वो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट तक तो जाने की बात कर रहे हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। तो हाई कोर्ट में अपील नहीं करेंगे लेकिन सिविल कोर्ट के अंदर तो मामला लेकर जाएंगे, तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक कोर्ट में तो जा ही रहे हैं ना, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। और ये किसकी एग्जांपल है? ये हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट की एग्जांपल है कि जी हमने अपील फाइल नहीं करनी अपर कोर्ट ऑफ लॉ में। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आतिफ सेल्स स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट टू नईम इन लाहौर। इन केस ऑफ डिस्प्यूट दे में सू इन सियालकोट कोर्ट और लाहौर कोर्ट। अब दो, एक पार्टी सियालकोट से रिलेट करती है, दूसरी पार्टी जो है वो लाहौर से रिलेट करती है, तो डिस्प्यूट की सूरत में सियालकोट में भी केस हो सकता है और लाहौर में भी हो सकता है। दोनों पार्टी ये एग्री कर लेती हैं कि वो लाहौर की कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे। और सियालकोट की कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे। वंस अगेन आप देखें, सियालकोट की कोर्ट में नहीं हो रहा, लेकिन अल्टरनेटिवली लाहौर की कोर्ट में तो केस फाइल हो रहा होगा ना, तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एग्रीमेंट भी वैलिड होगा। पार्टीज ने सियालकोट और लाहौर में से पहले से सिलेक्ट कर लिया है कि जो भी मामला होगा वो हम लाहौर की कोर्ट के अंदर डील कर रहे होंगे। तो दो कोर्ट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना, चूज करना बाय द पार्टीज, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग कंसीडर नहीं होगा। अब आर्बिट्रेशन वाली एक्सेप्शंस पर चलते हैं। आर्बिट्रेशन ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डिस्प्यूट, तो इसमें बेसिकली रूल ये है कि टू और मोर पर्सन, यानी जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मे एग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज, यानी अभी उनके दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है ना कि कल को कोई प्रॉब्लम उनके दरमियान अराइज हो जाए, कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए। विच मे अराइज बिटवीन देम शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि वो सालिस मुकर्रर कर लेते हैं, थर्ड पार्टी मुकर्रर कर लेते हैं कि जी वो हमारे दरमियान फैसला करवा देगी। वो थर्ड पार्टी जज वगैरह नहीं होती, या कोई लीगल उसका एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं होता। बाजू का जैसा ये होता है कि एक ही मार्केट में जो दो शॉपकीपर्स होते हैं वो आपस में अगर एग्रीमेंट करते हैं, तो कहते हैं अगर हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा तो जो मार्केट कमेटी का सदर है हम उसके पास चले जाएंगे और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देगा। तो उसको वो आर्बिट्रेटर, सालिस, थर्ड पार्टी के तौर पर अपॉइंट कर रहे होते हैं जो उनके दरमियान फैसला करते। एंड दैट only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred। कि वो एग्री कर लेते हैं कि एक तो हम अपना मामला आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे, और आर्बिट्रेशन में जो अमाउंट डिसाइड होगी वही अमाउंट रिकवरेबल होगी, उससे ज्यादा या उससे कम वगैरह के लिए कोर्ट में कोई केस नहीं किया जा सकेगा। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अमाउंट डिसाइड हो गई आर्बिट्रेशन में और एक पार्टी जो है वो अब उसके पैसे नहीं दे रही,
तो फिर कोर्ट में जा सकते हैं आप उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या रिकवरी के लिए कि जी वो जो आर्बिट्रेशन में अमाउंट डिसाइड हुई थी, दूसरी पार्टी मुझे वो अमाउंट नहीं पे कर रही, तो कोर्ट वो अमाउंट रिकवर करवा कर दे, वो कोर्ट इसको इन्फोर्स फिर करवा देगी एविडेंस मिलने पर। एग्जाम्पल हम देखते हैं। नईम एंड सलीम वाइल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे थे तो एग्रीड दैट इन केस ऑफ ब्रीच बाय एनी ऑफ देम द मैटर शैल बी रेफर टू एन आर्बिट्रेटर म्यूचुअली सिलेक्टेड बाय देम, कि सालिस जो है थर्ड पार्टी वो एक खुद म्यूचुअली सिलेक्ट कर लेंगे और वो उनके दरमियान फैसला करवा देगी। They also agreed that only the amount of damages as may be awarded by such arbitrator shall be payable। तो ये सारी तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी और ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब लेट्स से हम ये कहते हैं कि पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट राइज हो गया और आर्बिट्रेशन के पास भी चले गया, आर्बिट्रेटर ने एक अमाउंट भी डिसाइड कर दी कि जी आपने 5 लाख रुपए देने हैं, लेकिन दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ फैसला आर्बिट्रेटर ने किया उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो पहली पार्टी 5 लाख रुपए की रिकवरी के लिए स्टिल कोर्ट में जा सकती है। तो 5 लाख रुपए की उस रिकवरी के लिए स्टिल वो कोर्ट में जा सकते हैं। फर्दर हम देखते हैं एक और एक्सेप्शन, ये तो फ्यूचर डिस्प्यूट की बात थी, अब है एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के पार्टीज के दरमियान ऑलरेडी डिस्प्यूट राइज हो गया और वो उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं थ्रू आर्बिट्रेशन, तो क्या वो उसको सेटल कर सकते हैं। टू और मोर पर्सन्स मे एग्री इन राइटिंग, अब इसमें जो आर्बिट्रेशन के लिए जरूरी है कि एग्रीमेंट इन राइटिंग होना चाहिए। टू रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी क्वेश्चन बिटवीन देम विच हैज ऑलरेडी अराइजन, यानी डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हो चुका है लेकिन वो कहते हैं कोर्ट में जाने के बजाय हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। नईम हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट करीम इन कोर्ट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई थी, केस कोर्ट में चल रहा था, तो करीम ने कॉन्टैक्ट किया नईम को और कहा कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो दोनों एग्री हो गए और उन्होंने एक रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया। जब उन्होंने वो कोर्ट को जमा करवाया तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है, प्रॉब्लम तो आपका रिजॉल्व होता है ना, कोर्ट के थ्रू नहीं होता तो आउटसाइड कोर्ट हो जाता है, सिविल मैटर है, पार्टीज ने आपस में मसला हल करना है, किसी भी तरीके से कर लें, तो कोर्ट जो है इसको एक्सेप्ट करती हैं और कोर्ट जब इस तरह का एग्रीमेंट जमा करवाया जाएगा तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड होगा। अब जो आर्बिट्रेशन के अंदर फैसला होगा वो इन्फोर्सेबल होगा। तो कोर्ट के थ्रू नहीं किया जाएगा मामला, आर्बिट्रेशन के थ्रू किया जाएगा। तो ये पर्सपेक्टिव थे कि एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग जनरली वाइड होते हैं, लेकिन हमें यह समझना है कि जब एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो तब भी वैलिड हो सकते हैं। और उसके अलावा आर्बिट्रेशन वाले सिनेरियोज भी ऐसे हैं जिसमें कोर्ट में आप नहीं जा रहे होते लेकिन आर्बिट्रेशन के थ्रू मामला हल कर रहे होते हैं, तो वो सिचुएशंस भी ऐसे एग्रीमेंट्स की होती हैं जो वैलिड होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।